स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 11th का फिजिक्स का पहला लेक्चर है। और फिजिक्स का पहला चैप्टर, जैसा कि मैं आपसे जब इंट्रोडक्शन में बात किया था कि हम लोग प्रोसेसिंग में कैसे चलेंगे, कैसे कैसे कौन सा चैप्टर को डिलीवर करेंगे, तो उसके मुताबिक जो बच्चा देखे उसको समझ में आ गया होगा कि आज जो है हम लोग का सबसे बेसिक चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स का हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, या हम शुद्ध भाषा में बोले उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक, तो मैथमेटिकल टूल्स में जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो फंक्शन पढ़ेंगे, समझेंगे फंक्शन क्या होता है। देखिए, फंक्शन जो आप पढ़ोगे एकदम डिटेल्ड में आप मैथ में पढ़ोगे 11-12 में, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। लेकिन जितना हमारे फिजिक्स के काम का है वो हम आपको बताएंगे, काहे कि इसका आगे हम लोग को यूज पड़ेगा। ठीक, तो आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले से पढ़ चुके थे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप जानते होंगे। आपको जो चीज लगता है कि ये चीज आपको नहीं पता, आप उस बात को नोट कर लीजिएगा। या अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाएं। अपना जब प्रॉपर तरीका से आप नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद जाके आपको अच्छा लगेगा और आप रिवीजन कर पाइएगा चीज को मल्टीपल टाइम्स। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर को डिलीवर करना। तो सबसे पहली बात होता है कि फंक्शन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। ए फंक्शन इज ए रिलेशन between set of inputs, a function is a relation between set of inputs and having one output each। क्लियर है बात? हम पहला बात क्या बोले कि सर फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है। किसके किसके बीच में रिलेशन होता है? इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। तो अभी आराम से समझेंगे प्यार से कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, अभी बोलना क्या चाह रहा है कि फंक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो पहला बात हम डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से समझे क्या है कि फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है बिटवीन सेट्स ऑफ इनपुट। 10 गो इनपुट हो सकता है, 20 गो इनपुट हो सकता है, 50 गो इनपुट हो सकता है, 1 गो इनपुट हो सकता है। एंड हैविंग वन आउटपुट इच, और प्रत्येक इनपुट का अपना कुछ ना कुछ एक आउटपुट होगा। ठीक, दूसरा बात क्या कि each function have domain and कोडोमेन, या फिर कोडोमेन को हम लोग रेंज भी बोलते हैं। क्या बोले हम कि हर एक फंक्शन का एक अपना कोडोमेन होगा, सॉरी एक अपना डोमेन होगा और एक अपना कोडोमेन या फिर रेंज। अगर आप आगे 11-12 में मैथ पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इसको, कोडोमेन को बार बार रेंज रेंज बोल बोल के हम लोग काम चलाते हैं। तो अभी हम बस दो ही बात समझे। पहला बात क्या समझे? पहला बात ये समझे कि सर फंक्शन जो होता है एक तरह का रिलेशन होता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग फंक्शन बोल देते हैं। दूसरा बात कि सर हर एक फंक्शन का अपना डोमेन होता है और कोडोमेन या फिर हम रेंज बोल सकते होता है। अभी मैं ये जान रहा हूं कि मैं आपको ना इनपुट समझाया हूं, ना आउटपुट समझाया हूं, ना डोमेन समझाया हूं, ना रेंज समझाया हूं। ठीक, नेक्स्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट डाल करके लिखना है, क्या? ए फंक्शन इज generally denoted by fx। ठीक, एक फंक्शन को जनरली हम लोग fx से डिनोट करते हैं, वेयर x इज ए इनपुट। हम लोग जनरली फंक्शन को fx से डिनोट करते। इसको पढ़ने का तरीका है, इसको कोई आदमी f ऑफ x पढ़ता है या कोई fx पढ़ता है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? f ऑफ x। क्या बोल रहे हैं? f o f ऑफ f ऑफ x भी पढ़ा जाता है, या fx भी आप सिंपल टर्म में बोल सकते हैं। तो हम अभी क्या समझे कि सर फंक्शन को जनरली हम लोग fx से डिनोट करते हैं
और वहां मेरा जो x होता है, x मेरा कुछ ना कुछ इनपुट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं और चीज को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या रिलेशन हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, ये जो B/W होता है, B/ इसको शॉर्ट में मैं बिटवीन लिखता हूं, ठीक है, जो मैं आपको जानकारी दे दूं, कल के दिन आप कंफ्यूज ना हो। रिलेशन बिटवीन हाइट, जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग TB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम एक रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं, किसमें, हाइट के बीच और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। आप बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि सर अगर हम हाइट बढ़ा रहे हैं, मतलब हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कहीं ना कहीं हाइट और बॉइलिंग पॉइंट में एक संबंध आया क्या, कि हाइट के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो हम इस रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि TB मेरा क्या है सर, TB मेरा है बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ H। ये आपका एक रिलेशन डिफाइंड हो गया। इसमें क्या है कि आपको जनरल बात में पता है कि H के बढ़ने से, जनरली H के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है घटता। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होगा, मेरे को पता है कि आप बचपन से ये बात पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आप बताइए कि H के बढ़ने या घटने से बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क आ रहा है। बिल्कुल सर। तो ये जो मेरा H है, अब मान लीजिए H कुछ दूरी में है तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ आएगा, और थोड़ा ऊपर चले गए तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और आएगा। अब आप कैलाश पर्वत पे चल जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ आएगा, धरती पर रहोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ आएगा। तो आप जब हाइट बढ़ा रहे हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये जो H हो जाएगा सर, ये H क्या हो जाएगा, इनपुट, ठीक, कि आप H का वैल्यू पुट करोगे, आपको उस पार्टिकुलर हाइट पे क्या मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आउटपुट, ठीक। तो हम क्या बोले, जो हम रिलेशन डिफाइन किए थे फंक्शन में, क्या कि एक तरह का रिलेशन होता है, कनेक्ट कीजिएगा पहला डेफिनेशन को, एक तरह का रिलेशन होता है किसमें, इनपुट और आउटपुट के बीच में। इनपुट मेरा यहां पर क्या है, हाइट। सर आप हाइट का वैल्यू बदलते चलो, बॉइलिंग पॉइंट बदलते चलेगा, ठीक। हाइट का वैल्यू घटाते चलो, बॉइलिंग पॉइंट बदलते चलेगा। तो हाइट मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट, और बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो पहला बात समझ में आ गया कि हाइट और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे ये बात समझ में आ गया कि सर इनपुट को वैल्यू पुट करते चलते हैं, आउटपुट हमको मिलते चलता है, ठीक। अब बताइए, कहीं ना कहीं हाइट के बढ़ाने या घटाने से बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हाइट के बढ़ाने या घटाने से बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल सर, बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब हाइट के बढ़ाने या घटाने से बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट हाइट पे डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो जो चीज पे डिपेंड करता है उसको हम लोग बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो चीज डिपेंड करता है उसको हम लोग बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा बात समझ में आ गया? कहने का मतलब ये हो गया, सिंपल बात समझे कि सर फंक्शन को हम लोग जनरली एफ के फॉर्म में लिखते हैं, या इसको पढ़ने का तरीका है एफ ऑफ एक्स, ठीक। अच्छा, अब x जो है मेरा सर, जैसे यहां पर हाइट हो गया x, तो ये क्या है मेरा इनपुट, और x के बदलने से, हाइट के बदलने से बॉइलिंग पॉइंट बदल रहा है। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और बॉइलिंग पॉइंट इस पे डिपेंड कर रहा है। तो शब्द से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट आप जानते हैं, जैसे हमारा देश है, आजाद है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या हो गया, जो दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया यहाँ के केस में। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा चीज पक्का समझ में आएगा। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ताकि नया चीज है तो वक्त लगता है समझने में, लेकिन पक्का है थोड़ा सा चीज समझ में आएगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको जितना बात बताया उसको एक सिंगल वर्ड में सम अप कर दूंगा। तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक सिंपल हम एक बात समझे सर, फंक्शन जो होता है एक तरह से इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन होता है और हर एक फंक्शन के पास अपना डोमेन, कोडोमेन या फिर रेंज होता है। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल लिए और इनपुट आउटपुट को थोड़ा सा समझने का कोशिश किए। अब हम इस बात को सम अप करते हैं आपके लिए, क्या कि हम आपको क्या बोले कि फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो y एक फंक्शन है, उसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x। यहां तक बात समझ में आ गया कि सर अभी तुरंत लिखाए थे ना नोट डाल के आपको पॉइंट कि सर फंक्शन को हम लोग f ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर x मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट। ठीक, आप समझिएगा बात, हम फंक्शन को इस तरह से लिख दिए हैं। अब x क्या है मेरा, x मेरा है इनपुट। ठीक, अगर x इनपुट होगा तो जायज सी बात है y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आउटपुट। ठीक, अभी इनपुट आउटपुट को क्या यूज है, क्या कर रहे हैं, वो बात सवाल के थ्रू आपको अच्छा से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। ठीक, और ये क्वांटिटी आप बताइए, ये इनपुट है, इनपुट कहने का मतलब इसका आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको y का वैल्यू मिलते चलेगा, इसका वैल्यू पुट कर रहे हो y का वैल्यू मिलते चल रहा है, तो कहीं ना कहीं y x पे डिपेंड कर रहा है। इस x और y को देखो, कहीं ना कहीं y x के वैल्यू पुट करने पे डिपेंड कर रहा है, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा इस पे डिपेंड कर रहा है, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तब जाके y का कुछ वैल्यू आ रहा है, तो x क्या हो जाएगा मेरा, x हो जाएगा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही जो इतना देर में अभी हम लोग पढ़े, एक छोटा सा बात यहां पर आप ध्यान में रख लेगा, उतना बात लिखिएगा वेल एंड गुड, नहीं लिखिएगा तो इस छोटा सा बात को ध्यान में रखिएगा, क्या कि फंक्शन को हम लोग y बराबर f ऑफ x में हम लोग डिफाइन किए, जहां पर x मेरा इनपुट है, अगर इनपुट के वैल्यू पुटिंग से आउटपुट मिल रहा है तो इनपुट मेरा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इसको बोल देंगे, एंड आफ्टर दैट जिससे वैल्यू मिल रहा है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल देते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद वाला पॉइंट जो आपको लिखना है क्या, दी possible, the all possible values of x, x क्या है मेरा, इनपुट, is called domain। ठीक है, आप जो डोमेन और कोडोमेन टर्म बचाता है उसको समझना चाह रहे हैं। x का जितना पॉसिबल वैल्यू, या सिंपल बोलो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, या आप बोलो इनपुट का, इनपुट का जितना वैल्यू आप पुट कर रहे हो सब का सब वैल्यू को हम लोग, मान लो 2 पुट किए कुछ वैल्यू आएगा y का, 5 पुट किए कुछ वैल्यू आएगा y का, 6 पुट किए कुछ वैल्यू आएगा y का, -1 पुट किए कुछ वैल्यू आएगा y का, तो ये 2, 6, 5, -1 जो पुट करने, ये इनपुट का वैल्यू को हम लोग सारा का सारा पॉसिबल वैल्यू जो इनपुट का होता है उसको हम लोग डोमेन बोल देते हैं। ठीक, और दूसरा बात, दी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, y क्या है मेरा, आउटपुट, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आउटपुट इज कॉल्ड क्या, चाहे हम बोलेंगे कोडोमेन या फिर हम इसको सिंपल शब्द में बोल देंगे रेंज। जैसे आप 2 पुट करोगे कुछ ना कुछ y का वैल्यू आएगा, 3 पुट करोगे कुछ ना कुछ y का वैल्यू आएगा, 5 पुट करोगे कुछ ना कुछ y का वैल्यू आएगा, तो y का जो वैल्यू आ रहा है ना, वो जो आउटपुट का वैल्यू आ रहा है ना, उसी को हम लोग कोडोमेन बोल देते हैं या फिर हम लोग उसको रेंज बोल देते हैं। तो आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया होगा कि इनपुट का जितना भी पॉसिबल वैल्यू होता है ना सर, उसको आप डोमेन बोल देते हैं, और आउटपुट का जितना भी पॉसिबल वैल्यू आता है ना, इनपुट के पुट करने से ही तो आउटपुट आएगा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कोडोमेन। ठीक, लास्ट बात और बड़ा प्यारा बात, क्या, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रीट every function as a machine। हर एक फंक्शन को आप सोचो मशीन है,
नहीं समझ में आया सर, इसका मतलब क्या हुआ? हर एक फंक्शन को हम मशीन क्या सोचे, हम बता रहे, समझिए। मान लेते हैं मेरे पास एक मशीन है, ये ठीक मशीन है, ये इसका नाम दे दिए हम मशीन है मेरे पास कुछ ना कुछ। अरे मशीन तो समझते हो ना, मशीन, ठीक। ये मेरा मान लेते हैं फंक्शन है। हमको नहीं पता कैसा फंक्शन है, क्या फंक्शन हमको नहीं पता। हम क्या बोल रहे हैं, आप हर एक फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट करो। हम फंक्शन को मशीन की तरह ट्रीट कर लिए, ठीक। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही इसमें कुछ ना कुछ आप इनपुट दोगे, जैसे ही कुछ ना कुछ इनपुट दोगे तो पक्का है कि कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। अरे आप मशीन के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट दोगे तो पक्का है कि कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो यही पूरा गेम होता है फंक्शन का, कि फंक्शन को एक मशीन समझो और मशीन में जैसे ही कुछ हम इनपुट देंगे तो पक्का है कि कुछ ना कुछ हमको आउटपुट मिलेगा। तो मशीन क्या होता है, ये मशीन ही फंक्शन हो जाता है, और जो वैल्यू हम इसके अंदर में डालते हैं वो इनपुट हो जाता है, या फिर हम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं। और जो हमको वैल्यू इनपुट डालने पे मिलता है बाहर में, उसको हम लोग आउटपुट बोल देते हैं, या फिर हम लोग इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। मैं लास्ट बात यही बोला कि आप हर एक फंक्शन को मशीन समझो। मशीन मतलब इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा, इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा। क्लियर हो गया मेरा बात? तो इतना बात को आप नोट डाउन करो और आपको ये बात पूरा 100% दिल में उतर जाएगा। अभी सवाल करेंगे, सारा बात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। तो जो थ्योरी पोर्शन था फंक्शन का, जो हम लोग को फिजिक्स के काम का जरूरत था फंक्शन, वो हम लोग थ्योरी खत्म कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हम पढ़े हैं उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, सवाल के थ्रू अच्छा से समझते हैं। कहे कि मेरा ऐसा पर्सनल मानना, बहुत आदमी का मानना हो सकता है ऐसा भी, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जो आपको सवाल और जिंदगी सिखा सकता है वो कोई नहीं कुछ सिखा सकता है, ठीक। तो सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कि आपके पास, आपको क्या बोले, एक मशीन मान लो, फंक्शन को मशीन मान लिए, डब्बा मेरा मशीन है, ठीक। फंक्शन क्या है मेरा, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। मेरा फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, ठीक। आपको इनपुट दिया हुआ है, अभी सिखाए, इधर इनपुट मिलेगा और इधर आउटपुट मिलेगा। तो पहला x बराबर 0 इनपुट दिया हुआ है, फिर 3 इनपुट दिया हुआ है, फिर -3 इनपुट दिया हुआ है, फिर k इनपुट दिया हुआ है, फिर k + 7 इनपुट दिया हुआ। आपको आउटपुट निकालना है, ठीक, बढ़िया। पहले हम x बराबर 0 के लिए निकालना चाहते हैं। ये आप बताइए इस पे आउटपुट क्या आएगा? तो आप बोलिएगा सर कुछ नहीं सर, y ही तो मेरा आउटपुट है। हम बोलेंगे बिल्कुल। तो आप बोलिएगा सर जहां जहां x है वह x बराबर 0 है ना, तो जहां जहां x है वहां 0 पुट करो। हम बोले बहुत बढ़िया, y बराबर एफ ऑफ 0, और इसको हम 0 का क्यूब करें तो हमको आउटपुट क्या मिल गया, 0। तो पहला x बराबर 0 पे आउटपुट क्या मिला, 0। पहला बात हल्का सा समझ में आया होगा क्या, कि सर 0 जब आपका इनपुट है तो आपको आउटपुट भी क्या मिलता है, 0। क्यों? कहे कि अपना फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। दूसरा बात x बराबर 3 पे, तो बोले कोई बात नहीं सर, आप पटा ही दिए क्या, कि जहां जहां x है वहां वहां 3 रखो, तो 3 का क्यूब हो गया, तो ये हो गया कितना, 27। तो x बराबर 3 पे क्या आउटपुट मिला, 27। तो आप जल्दी जल्दी खुद से भी जल्दी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, y बराबर f ऑफ x बराबर -3 पे इनपुट चाहिए, तो जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट करो, बढ़िया। तो -3 का क्यूब हो गया, तो ये क्या हो गया, -27। अरे माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट, अब x बराबर k कुछ भी हो सकता है, हमको मतलब नहीं है k क्या, हमको जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसी से हम उसको आगे बढ़ना है, ठीक। k पे चाहिए हमको, तो बहुत बढ़िया। तो हम क्या बोलेंगे, एक ही बात हम दिमाग में रखे हैं क्या, जहां जहां x है वहां वहां इनपुट को पुट करो, k को पुट करो, पुट किए, y बराबर f ऑफ k हो गया, तो फिर बराबर क्या हो जाएगा, k का क्यूब। तो k का क्यूब क्या होता है, k क्यूब। खत्म बात, समझ में आया बात, 100% क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, k बराबर 7, हम बोले कोई बात नहीं, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां k + 7 पुट करेंगे, बढ़िया बात है, करते हैं। चलिए, y बराबर f ऑफ x के जगह क्या करेंगे,
k+7, बढ़िया। x के जगह क्या करेंगे, k+7 का होल क्यूब। अब देखिए बात को, आप चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, लेकिन हमको इसके आगे का फॉर्मूला पता है तो हमको करना है। आप देखिएगा, आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला मैं ध्यान करा देता हूं। a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ +3ab इंटू का a+b। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये फॉर्मूला लिख दिया, और इसी फॉर्मूला पे आगे हम देखिए, इसको अगर हम k को a माने और 7 को b माने तो क्या a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है? यस सर, बिल्कुल बन रहा है फॉर्मूला। और आपको पता होना चाहिए कि बेसिक अलजेब्रा, देखिए फिजिक्स आपको बेहतर आने के लिए आपको मैथ आना चाहिए, ये जरूरी है। मैथ कहे कि मैथ कुछ होता नहीं, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, ठीक है, तो मैथ आपको आना चाहिए। आप समझिए बात कि k+7 का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ +3 इंटू a इंटू b इंटू a+b। मैं बस आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, एक एक चीज मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं कि आपको सारा बात क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक। k का क्यूब क्या हो जाएगा, k³। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 कितना होता है, 343, 343 प्लस 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 21k इंटू का k+7। एक बार और मल्टीप्लीकेशन होगा, कर देते हैं, k³ + 343 प्लस 21k² प्लस का 147k। तो फाइनल आंसर जो आया, फाइनल आंसर ये आ गया क्या, कि k³ + 343 प्लस 21k² प्लस 147k। आप ये मत सोचिए कि सर इतना बड़ा आउटपुट आ गया, कुछ आ गया, कोई मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट निकालना है, तो जहां जहां x का वैल्यू जो दिया हुआ है वहां वहां x का वो वैल्यू पुट करेंगे, और जितना हमसे सॉल्व हो पाएगा हम अच्छे तरह से उसको सॉल्व आउट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कुछ सवाल हम आपको देंगे, आपको करना है, तभी समझ में आएगा कि आपको चीज क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, जिनसे हो गया वेल एंड गुड, जिनसे नहीं हुआ आप नोट डाउन कर लीजिए। उसी तरह का सिमिलर टाइप का सवाल है। आप सवाल देखिए, आपका इस बार दिया हुआ, आपको बताए कि हर एक फंक्शन को आपको मशीन की तरह ट्रीट करना है। इसमें इनपुट को ठूसेंगे, भरेंगे, आउटपुट मिलेगा हमको, ठीक। आपका जो फंक्शन दिया हुआ है y = f(x), वो 10x दिया हुआ है इस बार फंक्शन। sin x, cos x, tan x ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे, जानते होंगे थोड़ा बहुत। 10x दिया हुआ है, तो x = 0 डिग्री पे आपको पता करना है, और जब आपका इनपुट 45 डिग्री है तब आउटपुट क्या आ रहा है ये पता करना है। 60 डिग्री पे आउटपुट क्या आ रहा है, और 37 डिग्री पे आउटपुट क्या आ रहा है ये पता करना है। तो बढ़िया बात है, हम आपको एक ही बात सिखाए हैं कि सर आउटपुट पता करना है। हाँ, तो आउटपुट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x है वहां वहां x का वैल्यू पुट करेंगे। y = f(x) का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बराबर 10 क्या, 0 डिग्री। 10 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। आप रट के बैठे हुए होंगे ये बात। नेक्स्ट 45 डिग्री पे, तो आप समझ में आ गया कि सर y = f(x) के जगह क्या करेंगे, 45 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे tan of 45 डिग्री। tan of 45 डिग्री इज नथिंग बट 1, ठीक। तो ये मेरा 0 पे इनपुट आउटपुट क्या आ गया, 0। 45 डिग्री पे आउटपुट क्या आ गया, 1। नेक्स्ट 60 डिग्री, तो y = f(, क्या लिखेंगे, f(60 डिग्री)। 60 डिग्री इसको लिख लिए, ये क्या हो जाएगा, 10 का 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का वैल्यू क्लास 10 से आप रट के आए हैं, √3, ठीक। अच्छा 37 डिग्री, y = f(, जहां जहां x है वहां वहां 37 डिग्री पुट करेंगे, कर दिए 37 डिग्री बराबर, यहां पर भी x है यहां भी पुट करेंगे, tan 37 डिग्री। तो अभी मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं कि आप अगर आता है अच्छी बात है,
नहीं आता है तो बस इतना ध्यान रखो कि 1037 डिग्री का वैल्यू 3/4 होता है। ध्यान इसलिए रखो कहे कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बाकी इसके बाद जो हम लोग का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जितना मैथ में आवश्यकता है वहां पर ये चीज आपको हम बता देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। ठीक, तो आपको समझ में आया कि जब आपका इनपुट सर इधर आ रहा है तो आपका आउटपुट उधर आ रहा है। काहे कि ये एक मशीन है, ये एक तरह से फंक्शन है। तो जैसे ही आपको पता है कि मशीन बोलिए या फंक्शन बोलिए, इनपुट डालते हैं आउटपुट मिल जाता है। तो ये 0 पे आउटपुट क्या आ गया 0, 45 डिग्री पे आउटपुट क्या आ गया 1, 60 डिग्री पे आउटपुट क्या आ गया √3 और 37 डिग्री पे आउटपुट क्या आ गया 3/4। और मशीन किस तरह का है, मशीन 10x है। 10x में जैसे घुसता है तैसे ये आउटपुट निकलता है। क्लियर है बात? तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हमारा नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ, इस बार मशीन उसीन नहीं बनाया। अब कितना मशीन बनाइएगा बस आप दिमाग में रखिए। y बराबर मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x में जनरली आपको बताया कि फंक्शन को हम लोग f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो रियल फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है x² + 2x। इस बार फंक्शन क्या है x² + 2x। तो आपको बोल रहा है कि f ऑफ 0, कहने का मतलब जब आपका इनपुट 0 है तब आप वैल्यू बताओ। आपका f ऑफ 3 मतलब जब आपका इनपुट 3 है तब आपका आउटपुट क्या होगा। जब आपका इनपुट k² है तब आपका आउटपुट क्या होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब आपका इनपुट 3 नहीं है, आपका इनपुट f ऑफ 3 है, यही फंक्शन को उठा के इस बार इनपुट में रख दिया। क्लियर है? और आपका इस बार फंक्शन क्या है f ऑफ k², मतलब यही फंक्शन को उठा के यहां पर इनपुट में रख दिया। ठीक है, तब आपको आउटपुट निकालना। तो मैं करना शुरू करता हूं, आप भी वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन देखिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले f ऑफ 0, हम आपको एक ही बात सिखाए हैं सर, f ऑफ 0 चाहिए तो जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करो। पुट किए, बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 0। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 2 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब सर x² + 2x जो फंक्शन है उसमें अगर हम 0 इनपुट रख रहे हैं तो अपने को आउटपुट भी क्या मिल रहा है 0। नेक्स्ट 3 पे आते हैं। जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करो, f ऑफ 3। बढ़िया। अब यहां क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस का 2 इंटू 3 क्या होता है 6। तो आपका जो आउटपुट आ गया इस बार क्या आ गया 15। तो एक बात समझ में आ गया कि सर आपका जो इनपुट है 3, तो आपको इस फंक्शन के लिए आउटपुट जो मिल रहा है 15 मिल रहा है। एक ही फंडा सिखाए है, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करो। यहां पर नेक्स्ट इस बार क्या है इनपुट k²। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या जहां जहां x है वहां वहां k² पुट करो। बढ़िया। f ऑफ k² इज इक्वल टू x के जगह क्या करेंगे k²। x स्क्वायर है तो k², तो x के जगह पुट के स्क्वायर को अलग रहने दिए। बढ़िया। प्लस का 2 इंटू का k²। ठीक, आगे k² इंटू स्क्वायर क्या होता है k⁴ प्लस का ये क्या हो जाएगा 2k²। होप सो आपको बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस बार जो मेरा इनपुट क्या होता है फंक्शन के अंदर में चीज। ठीक, ये जो मेरा इनपुट है ये पूरा चीज, ये चीज मेरा इनपुट है f ऑफ 3 नहीं है, क्या है f ऑफ 3। f ऑफ 3 का यहां पर है। इसका मतलब जो अपना इनपुट है सर, पहले f ऑफ 3 पता करना पड़ेगा और हम कर चुके हैं। f ऑफ 3 कितना आता है 15। तो क्या हम इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ 15। क्यों? अरे सर f ऑफ 3 का वैल्यू इस फंक्शन के लिए निकाल चुके हैं। क्या है f ऑफ 3 का वैल्यू 15। तो चाहे f ऑफ 3 लिखो, पहले f ऑफ 3 का वैल्यू निकालो फिर सॉल्व करो, या अगर आप निकाल चुके f ऑफ 3 का वैल्यू कितना होता है 15, तो एज इट इज 15 को उठा के यहां पर रख दो। तो रख दिए। आप समझ में आ गया। अब तो आसान वाला काम हो गया कि जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है 15। तो ठीक है, ये बराबर f ऑफ 15 बराबर 15 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 15। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस का 2 इंटू 15 कितना होता है 30। तो ये कितना हो जाएगा 255 आपका आंसर आ गया। समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है
एफ ऑफ 3 नहीं बोल रहा है, एफ ऑफ 3 यहां बोल रहा है, ये बोल रहा है एफ ऑफ 3। ये क्या बोल रहा है? एफ ऑफ 3। तो पहले हम एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं, जो हम निकाल चुके हैं 15, और उसके बाद चीज को हम एफ में पुट करेंगे। तो डायरेक्टली आप इसका पहले वैल्यू निकाल लिया करो, हमेशा इसका वैल्यू निकाल लो, सिंपली यहां रख दो। अब फिर समझ में आ गया कि सर जहां जहां एक्स है वहां वहां 15 रखना है, बस खत्म बात। ठीक, तो अब इस सवाल को आप खुद से भी अटेम्प्ट करना, मैं कर रहा हूं। अब आपका फंक्शन क्या है? एफ ऑफ क्या? के स्क्वायर। तो एफ ऑफ के स्क्वायर क्या है? एफ ऑफ के स्क्वायर क्या है? एफ ऑफ के स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, क्या है? के टू दी पावर 4 प्लस का 2k स्क्वायर। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ के स्क्वायर का वैल्यू, के स्क्वायर नहीं, एफ ऑफ के स्क्वायर का वैल्यू क्या है? के टू दी पावर 4 प्लस का 2k स्क्वायर। होप सो आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ, अब जहां जहां x है वहां वहां ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो पहले यहां पर आइए, x के जगह इसको पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? k टू दी पावर 4 प्लस का 2k स्क्वायर। क्लियर है? बढ़िया। अब क्या है? ये फंक्शन x के जगह क्या करेंगे? यही चीज को पुट करेंगे। पहले करते हैं k पावर 4 प्लस का 2k स्क्वायर। अच्छा, ये x हो गया, x पे पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए प्लस का। अच्छा, फिर 2, बढ़िया, पहले 2 लिख दो, हम 2 लिख दिए। फिर क्या है? x क्या है मेरा? k पावर 4 प्लस का 2k स्क्वायर। आई होप चीज समझ में आ रहा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना है हमको। क्या कि सर यही मेरा x हो गया, तो एक बार x के जगह यहां पर पुट किए ये, और पावर में x के ऊपर में स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा दोनों फिंगर को, x के जगह ये चीज पुट किए, पावर में स्क्वायर कर दिए, प्लस का 2 लिखे। फिर x के जगह क्या होगा? यही पुट करना है, तो इसी चीज को पुट कर दिए। क्लियर हो गया बात? अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो करते हैं, आप समझिएगा। मैं थोड़ा सा इस चीज को यहां से कर रहा हूं, कि थोड़ा ये चीज स्पेस लेगा। ठीक, इसलिए एरो मार दिया हो यहां। अब देखिए, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस क्या? b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2k पावर 4 प्लस का 2 जा 4k स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गया? क्लियर है? हम क्या बोले? a स्क्वायर प्लस b, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू b, और इसको जब मल्टीप्लाई, सॉल्व कर रहा हूं बस, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू के टू दी पावर 4 प्लस का 2 इंटू 2, 4 इंटू का के स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं है? पक्का सारा बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं के टू दी पावर 8। ठीक, प्लस का ये स्क्वायर में हो गया तो 4k टू दी पावर 4 प्लस का ये हो जाएगा 2 जा 4। ठीक, और k टू दी पावर 4 इंटू के टू दी पावर 2 क्या हो जाएगा? k टू दी पावर 6 प्लस का 2k टू दी पावर 4 प्लस का 4k स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गया? अच्छा, k टू दी पावर 4 वाला टर्म दोनों यहां पर और यहां पर कॉमन है, तो इसको जोड़ देंगे, तो हम लिख देंगे k टू दी पावर 8 प्लस 4k टू दी पावर 6 प्लस 4k टू दी पावर 4 प्लस 2k टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा? 6k टू दी पावर 4 प्लस 4k स्क्वायर। एक ऑर्डर तरीका से 6 8 4 2 एक डिक्रीजिंग मैनर में हम लोग क्या किए? पावर को सजा दिए और आपका आंसर हो गया यहां पर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये दोनों चीज को आप पे ज्यादा ध्यान देना, ये सब चीज तो आपसे हो ही गया होगा। एफ ऑफ 3 कहने का मतलब सर क्या? एफ ऑफ 3 के देखो दोनों बात पे फर्क है। इसमें है सिंपली एफ ऑफ 3, साधारण शब्द में समझो, एक्स का वैल्यू सिर्फ 3 है बस। यहां पर एफ ऑफ 3 कहने का मतलब एक्स का वैल्यू क्या? एफ ऑफ 3, ये पूरा फंक्शन ही एक्स का वैल्यू है। तो
तो पहले हम इस फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। हम निकाल चुके हैं 15, और 15 जब निकाल लेंगे तो f(3) की जगह बस 15 पुट करेंगे और जहां जहां x है वहां 15 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें क्या f(k²), तो पहले k² निकालेंगे, k² का वैल्यू आप पुट करके निकालिएगा तो ये चीज आ रहा है, तो यही चीज को हमको डायरेक्ट f(k² का जगह यही चीज पुट करेंगे, फिर जहां जहां x है k⁴ प्लस का 2k² यहां हो जाएगा। होप सो आपको 100% सारा बात समझ में आया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो ये सवाल है, ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो बच्चा होमवर्क करता है पढ़ाई के साथ साथ उसका पक्का है कि स्किल डेवलपमेंट होगा और वो पढ़ाई में बेहतर होते जाएगा। तो जो सिखाया हूं आज के लेक्चर में उसी के बेसिस पे आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये आपके ऊपर मैं फ्रीली इंडिपेंडेंटली वे में छोड़ दे रहा हूं कि अगर आपको इच्छा है तो आप कमेंट के थ्रू आंसर बता सकते हैं, वरना आप नहीं भी बता सकते हैं। आप सेल्फ इवेल्यूशन के लिए, खुद को चेक करने के लिए आप होमवर्क जरूर बनाएं और खुद को सॉल्व करके उसके लिए रखें, ठीक। और जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आगे डिलीवर करूंगा, फंक्शन में छोटा सा बात बच गया, कंपोजिट फंक्शन बताना क्या है और कुछ सवाल कराना बच गया है, उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो जाएगा ना। आफ्टर दैट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं इस सवाल को पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर हो गया? तो सवाल मैं समझा देता हूं। सिंपल वही बात है कि मेरा फंक्शन दिया हुआ है y बराबर f(x), जो कि x³ प्लस का 2x, ये मेरा फंक्शन है x³ प्लस का 2x। आपको पहला फाइंड करना है f(f)(1), f(1) नहीं, f(f)(1), ठीक, पहला। दूसरा आपको फाइंड करना है f(f)(2), ठीक है। f(2) नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं आपको फाइंड करने के लिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं फाइंड करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं f(f)(2), ठीक है। बात समझ में आ गया? तो आपको पता है सर पहले f(1) निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करेंगे ना, आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ही पता है कि सर पहले f(2) निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे और जो वैल्यू आया वहां जहां जहां x है वही वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप खुद से कीजिएगा, आपका सेल्फ इवेल्यूशन होगा, आप खुद प्रोग्रेस कीजिएगा। समझ में आ गया बात? तो बस ईमानदारी तरह से हम भी आपके साथ बने हुए, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और होमवर्क के लिए आप इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में बोलता हूं, किसी भी हाल में, कोई भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो, आप खुश रहिए, उस पर आपका पूरा हक है। और हाँ, खास करके अपने बारे में किसी भी हाल में अच्छा सोचे। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचिएगा तो आप मेरा यकीनन मानिए आपके साथ अच्छा जरूर होगा। थैंक यू। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को।